ओरस्टेड का नियम। मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र के टॉपिक में ओरस्टेड का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसको आप लोग समझिए। डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। क्या मतलब निकला इसका? बहुत आसान बात है ये। अरे भाई कोई तार है क्या? कोई तार है? जब इसमें आप विद्युत क्षेत्र, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप एक सेल ले लीजिए और उसके बाद जो है कि एक टर्मिनल यहाँ है, आप टच कर दीजिए। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, और जब ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, मान लिया कुंजी है, कुंजी ऑफ कर दिए, धारा बहना बंद, चुंबकीय क्षेत्र। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया। डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि अगर कोई वायर है, इस वायर में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यानी सीधी सी बात, जिस किसी भी तार में विद्युत धारा बह रही है उसे मैग्नेटिक फील्ड है। जब ही धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, यानी स्विच को ऑफ कर देते हैं, क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यही ओरस्टेड का नियम। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? बहुत आसानी से आप लोग ओरस्टेड के नियम को पढ़िए। सबको याद होना चाहिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तुरंत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ही धारा प्रवाहित करना बंद कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो गया। यही ओरस्टेड का नियम है विद्यार्थियों। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल। इसकी इंग्लिश क्या होगी? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल लगता है यह बराबर ILB sin थीटा होता है। चुंबक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये, या फिजिकल प्रूफ ILB sin थीटा, या बल बराबर बिल, ऐसे भी करते BIL sin थीटा, बल बराबर बिल साइन थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर जो लगने वाला बल होता है वह चालक के बहने वाली धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की क्या होता है? लंबवत होता है। तो I क्या है? I is implied that L implied that I चालक में बहने वाली
करंट फ्लोइंग कंडक्टर। यल क्या है? चालक तार की लंबाई है, चालक तार की बी क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक के बीच का एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक तार के बीच का कोण। तार है, चालक तार ही होता है। तो ये चीज देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, ये सबको आना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल IL होता है। आई क्या होता है? तार में बहने वाली धारा है। L क्या है? तार की लंबाई है। B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। साइन थीटा है, थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक तार के बीच का कोण है। और F क्या है? F क्या है? चालक के बीच लगने वाला बल है। चालक के बीच लगने वाला, इसका डेरिवेशन कैसे होता विद्यार्थी? बहुत आसान है। प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया कि यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो उस पर बल लगता है, चालक पर जो बल लगता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है विद्यार्थियों? इसका डेरिवेशन इसी फार्मूले में ही है। इसका डेरिवेशन फार्मूले में ही, F is directly proportional to I, F is directly proportional to L, F is directly proportional to B और F is directly proportional to sin theta। यानी किसी चालक तार पर क्या होता है? अगर किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ाते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? बढ़ जाता है। करंट बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। लंबाई घटाते हैं तो फोर्स घटता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी को घटाएंगे दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। अगर हम इन सबको एक में मिला दें, इन सबको हम क्या कर दें? उपरोक्त को मिलाने पर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन, या फिजिकल टू K ILB साइन, जहां K एक नियतांक है, where K is मार्क किया कैपिटल में कितनी हो सकता है? K is कांस्टेंट। जहां K क्या है? एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां K एक नियतांक है जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो F इक्वल टू ILB साइन, यही है। F इक्वल टू ILB साइन थीटा। जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ही आपका जो है कि फार्मूले में ही इसका डेरिवेशन रखा गया है। अब इस पे हम विशेष पॉइंट को देखें। रिमार्क, यदि चालक जो है, चालक चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है, चालक कहां पे है? यदि
चालक चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र है, आप लोग जानते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, बी है, कागज के तल में रखा गया है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में जा रहा है तो इसके बीच क्या कोई कोण नहीं बनता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। और थीटा इक्वल टू 0 किस पर रखिए, एफ इक्वल टू ILB साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। कोई भी बल नहीं लगता है, चालक तार पर कोई बल नहीं लगता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारी ये है कि यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्या रखते हैं? लंबवत रखते हैं, तो कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इक्वल टू ILB साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू 1, एफ इक्वल टू ILB। ये भी जानने से पूछा जाता है। बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है कि आपका आता दे देता है कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखते हैं तो लगने वाला बल होता है KLB ILB। इस प्रकार से 4 विकल्प देता है, एक विकल्प ये हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। तो बहुत आसान है विद्यार्थी, इस बात को मैंने बताया सबको याद होना चाहिए। यह विकल्प तो ILB साइन थीटा, अगर थीटा 0 है, ठीक है, अगर थीटा क्या है? 0 है तो बल कुछ नहीं लगेगा। अगर थीटा 90 डिग्री पे है, लंबवत है, तो बल क्या होगा? अधिकतम होगा, ILB के बराबर होगा। अब आप लोगों का बताया जाएगा बल की दिशा ज्ञात करना। कैलकुलेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा निम्नलिखित 2 नियमों में से किसी भी एक नियम को लगा करके ज्ञात की जाती है। नंबर 1 क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा होता है दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाल्म रूल। पाल्म क्या होता है? हथेली होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है विद्यार्थियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आप लोग देखिए, ये बायां हाथ है आप लोगों का। इस बाएं हाथ के आप 3 अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएं। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएं कि इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएं कि पहली अंगुली तर्जनी, तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये सबको याद होना चाहिए विद्यार्थियों। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही है। अब देखिए, ये फर्स्ट
फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ये जो सेकंड है, ये इसको मध्यमा कहते हैं, मिडिल पे है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा क्या होता है, चालक पर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी ग्रुप का जो है कि स्टूडेंट इसको समझ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर आपका इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो अंगूठा है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सबको याद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मतलब कौन पढ़ेंगे, अंगूठा है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। तर्जनी किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा धारा को, करंट को। अंगूठा क्या है, चालक पर लगने वाला बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, एकदम रट जाएगा। 2-3 बार आप इसको खूब ध्यान से आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यदि हम अपने दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार परस्पर फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा जो है कि चालक के बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा किसको बताता है, चालक के बहने वाली धारा को बताता है। तो हथेली के तल के लंबवत धक्का की दिशा, देखिए हथेली के तल के लंबवत धक्का की दिशा बल को व्यक्त करती है। इसको देख लीजिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को, ये देखिए आप सारे लोग, ये मेरा दाहिना हाथ देख रहे हैं, बहुत ईजी है। यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार परस्पर फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां किसको बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बताए, अंगूठा धारा की दिशा को बताती है, तो हथेली के तल के लंबवत धक्का की दिशा किसको बताती है, बल को बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है ये दोनों रूल विद्यार्थियों, ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, यदि एक बार पूरा देखिए, मैं बार बार इसको बताऊंगा, मैं तब तक बताऊंगा जब तक आपको लगभग क्लियर नहीं हो जाए। यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार परस्पर फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, अंगूठा धारा को रिप्रेजेंट करे, तो हथेली के तल के लंबवत धक्का की दिशा बल को व्यक्त करती। विद्यार्थियों क्या होता है, ये आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है। अब इसके बाद आप लोग एक चीज जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है, बी का मात्रक, सबको याद भी करना है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। और इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। विद्यार्थियों 4 मात्रक, 1 2 3 4, चारों का मतलब एक ही होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हर बच्चे को ये चीज ज्ञान होना जरूरी है, इसकी जानकारी आवश्यक होती है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
टेस्ला और गॉस। ये होता कैसे होता है? अभी अभी मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया, बल बराबर बिल, या बराबर आई एल बी। जब थीटा 90 पे होता है तो F इक्वल टू आई एल बी, तो B इक्वल टू क्या हो गया, या बाई आई एल। अब क्या, यह बल है, बल का मात्रक है न्यूटन प्रति मतलब करंट का मात्रक एम्पियर, और लंबाई का मात्रक क्या आता है। आपको रखने की कोई जरूरी नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को रखने की कोई जरूरी नहीं है, एकदम इसी में दिया गया है। यह B इक्वल टू आई एल बी, तो B इक्वल टू या बाई आई एल, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसे हम वीबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसे हम टेस्ला भी कहते हैं, इसे हम गॉस भी कहते हैं। एक गॉस बराबर क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप लोग देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0.5 गॉस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0.5 गॉस होता है। और एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति एम्पियर मीटर। तो विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप लोगों को खूब ढंग से देखना समझना है। आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये जो मात्रक है या B इक्वल टू आई एल बी फार्मूला, तो B इक्वल टू या बाई आई एल, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला गॉस। एक गॉस इक्वल टू इतना, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0.5 गॉस होता है। आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताया जाएगा। इस वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, अगले वीडियो में पुनः इसके आगे आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।